राजेश 15 दिनों के लंबे टूर पर जा रहा था। उसने अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। अच्छा रचना, अब मैं निकलता हूँ। सब ठीक रहा तो 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। हाँ, अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना, पहुंचकर फोन जरूर करना। अरे हाँ भैया, कर दूंगा। और सुनो, मेरे पीछे से मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखना। मैं हमेशा रखती हूँ ना, बेफिक्र होकर जाओ। राजेश निकला और रचना ने गेट बंद कर दिया। उसे पता था अब अगले 15 दिन उसके लिए आसान नहीं होंगे। रसोई में रचना दोपहर का खाना बना रही थी। तभी सुमित्रा जी किसी जासूस की तरह दबे पांव अंदर आई। आज फिर वही दाल चावल? कुछ और बनाना नहीं आता क्या तुझे? मम्मी जी, कल आप ही ने कहा था ना हल्का खाना खाना है। हाँ, पर मसालों का ध्यान रखना। पिछली बार जैसे तूने पूरा डिब्बा ही पलट दिया था। जी, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगी। राजेश सामने होता है तो बड़ी सलीकेदार बन जाती है, पर उसके जाते ही जैसे सब भूल जाती है। शाम को आर्यन स्कूल से बदहवास होकर भागता हुआ घर आया। मम्मी देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, स्कूल में मैम ने कहा है कि कल से ड्रेस कोड में आना है, वरना फाइन लगेगा। और देखो, मेरी पैंट यहाँ से पूरी फट गई है। भैया की पैंट फट गई, अब मैम क्लास से बाहर निकाल देंगी। मम्मी, अब मैं कल क्या पहनूंगा? मैम बहुत डांटेगी। अरे घबराओ मत बेटा, मार्केट पास में ही है। मैं अभी 10 मिनट में नई पैंट लेकर आती हूँ। दोपहर का समय था। रचना ने सोचा कि सास ससुर आराम कर रहे हैं, वो जल्दी से जाकर ले आएगी। जब वो वापस आई तो सुमित्रा जी दरवाजे पर हाथ बांधे किसी जेलर की तरह खड़ी थी। कहाँ से सैर सपाटा करके आ रही है? मम्मी जी, वो आर्यन की स्कूल ड्रेस की पैंट फट गई थी, बस वही लेने मार्केट गई थी। तो क्या घर के बड़े मर गए थे? हमसे पूछ कर नहीं जा सकती थी? आप दवाई लेकर सो रहे थे ना मम्मी जी, मैंने सोचा इतनी छोटी सी चीज के लिए आपको क्यों जगाओ। तभी रमेश जी भी कमरे से बाहर निकल कर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। ये घर है या कोई धर्मशाला कि जब मन किया गेट खोला और बाहर निकल गई? राजेश घर में नहीं होता, ये पीछे से अपने ही मन की करती है। पापा जी, बच्ची की जरूरत थी इसलिए जाना पड़ा। कल उसका स्कूल है और मैं कोई घूमने थोड़ी ना गई थी। बस करती है, हमसे उल्टा जवाब देती है। अगली बार अगर बिना पूछे दहलीज लांगी ना, तो सीधा राजेश को फोन कर दूंगी। अरे राजेश को क्यों परेशान करना, सीधा इसकी माँ को फोन लगाना। रचना का छोटा सा बेटा आर्यन अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर डर के मारे सहमा हुआ खड़ा था। रचना ने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर झुका लिया। उस रात रचना छत पर अकेली बैठी थी। आंखों में नमी थी। उसने अपनी सहेली दीपा को फोन लगाया। दीपा, क्या मैं एक इंसान भी नहीं हूँ? 10 मिनट के लिए बाहर गई और घर में जैसे भूचाल आ गया। रचना, तू कब तक ये सब सहेगी? तूने जवाब क्यों नहीं दिया? कैसे जवाब दूं दीपा? अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो ये तुरंत मेरी माँ को फोन करके बता देते हैं। मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे पर ये तो जुल्म है ना रचना। पता है मुझे, पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। सुमित्रा जी हॉल में बैठी सोफे पर रचना के भाई द्वारा लाए गए डिब्बे को खोल रही थी। रचना चाय लेकर आई। ये देख रचना, तेरे भाई ने बच्चों के लिए क्या भेजा है? ये सस्ते बाजार के कपड़े? हमारे पोता पोती क्या फुटपाथ वाले कपड़े पहनेंगे? मम्मी जी, भाई की नौकरी अभी नहीं है। उसने अपनी पहली पगार से बच्चों के लिए बड़े चाव से ये भेजे हैं। इसमें प्यार है, कीमत मत देखिए। प्यार से पेट नहीं भरता बहू। और ये रंग देखो कितने भड़कीले हैं। लगता है तेरे मायके वालों को आज भी तमीज नहीं आई कि शहर के बच्चे क्या पहनते हैं। आने दे राजेश को, मैं उससे कहूंगा ये सब कूड़ेदान में डाल दे। पापा जी, भाई ने अपनी मेहनत की कमाई से। अरे चुप कर। बड़ी आई भाई की वकालत करने वाली। अपने बाप से कह देती कि अगर हैसियत नहीं थी तो भेजने का ढोंग क्यों किया? कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटती। अगर तुझे इन सस्ते कपड़ों और अपने मायके की इतनी ही याद सता रही है तो अभी चली जा वहीं। यहाँ हमारे घर का स्तर खराब मत कर। मम्मी जी, मेरे भाई को बीच में मत लाइए। बस मत कर, जा यहाँ से, चाय ठंडी हो रही है। और ये डिब्बा उठा यहाँ से। इससे देखकर मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। राजेश के लिए महज ये 1 हफ्ते का बिजनेस टूर था, लेकिन रचना के लिए ये 15 दिनों का वो मानसिक वनवास था, जहां उसे हर छोटी बात पर खुद को कसूरवार साबित करना पड़ता। जैसे ही राजेश की गाड़ी नजर से ओझल होती, घर का मंदिर जैसा माहौल अचानक एक कटघरे में तब्दील हो जाता, जहां रचना मुजरिम थी और उसके सास ससुर बेरहम जज। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन रात के 11 बज रहे थे। रचना अपनी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर बैठी अपना पुराना एल्बम देख रही थी। अचानक सुमित्रा जी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? हैं? इतनी रात गए किसके फोटो देख रही है? कहीं फिर से अपनी उस सहेली दीपा से शिकायत तो नहीं कर रही? मम्मी जी, मैं बस अपनी पुरानी यादें देख रही थी। नींद नहीं आ रही थी ना। दिखा मुझे, उसमें क्या छिपा रखा है? हाँ? कहीं कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं है? राजेश घर पर नहीं होता तो तू रात रात भर जाकर क्या खिचड़ी पकाती है, हमें सब पता है।
मम्मी जी, ये मेरा निजी सामान है, आप इसे बिना पूछे। निजी? इस घर में कुछ भी निजी नहीं है, तू इस घर की बहू है, तेरी हर चीज़ पर हमारा हक है। और ये फ़ोन, ला इधर ला, मैं देखूँगी तू किससे बात करती है। मम्मी जी, हद है, आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं, यकीन है यकीन। तू हमारे पीछे से अपनी माँ को रिपोर्ट देती है ना, कल सुबह तेरे ससुर जी से तेरी ये रात वाली हरकतें बताऊँगी, तब आएगी तुझे अकल। ज़्यादा नाटक करेगी ना रचना, तो कल ही तेरा बोरिया बिस्तर बाँध कर तुझे पीहर रवाना कर देंगे। वहाँ जाकर जितने चाहे रिपोर्टिंग करना, तब सब ठिकाने आ जाएगा। एक दिन रचना आर्यन को पढ़ा रही थी और आर्यन खेल-खेल में कुछ गलती कर देता है। सुमित्रा जी वहां आकर रचना को ही कोसने लगती है। देख लो कैसे संस्कार दे रही है अपने बेटे को। पढ़ रहा है या मटर गश्ती कर रहा है? जैसा बाप है होशियार वैसा बेटा बनने नहीं देगी तू इसे। मम्मी जी, वो बच्चा है, खेल-खेल में ही सीखेगा। आप उस पर इतना चिल्लाइए मत। अरे! अब तू मुझे सिखाएगी कि पोते को कैसे पालना है? अपनी माँ की तरह ही बदतमीज हो गया ये भी। तेरी परवरिश में ही खोट है। मेरी परवरिश पर मत जाइए मम्मी जी। मेरे माँ-बाप ने मुझे कभी किसी का अनादर करना नहीं सिखाया। अच्छा? अब तू हमें आईना दिखाएगी? 7 साल इस घर में रहकर भी तुझे तमीज़ नहीं आई? सीधी तरह रह ले रचना, वरना ये जो तू हर बात पर सर उठा रही है ना, याद रखना। ज़्यादा नाटक करेगी तो मायके भेज देंगे तुझे। फिर अपने बाप के घर पर बैठकर अकेले ठिकाने लाना। यहाँ तेरे ये तेवर नहीं चलेंगे, हाँ। कुछ दिनों बाद रचना की छोटी बेटी पायल को तेज बुखार था और वो सुबह से रो रही थी। बहू 2 बजने को आए हैं। क्या आज हम भूखे ही रहेंगे? मम्मी जी, पायल की तबीयत सुबह से खराब है। उसे तेज बुखार है, वो गोद से नीचे ही नहीं उतर रही। बस थोड़ा-सा और समय लगेगा, दाल बन गई है। हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी बच्चा बीमार, कभी सिर में दर्द। ये सब ना कामचोरी है, सब समझते हैं हम। मम्मी जी, पायल बीमार है, इसमें मेरा क्या कसूर? वो मुझे छोड़ नहीं रही, इसमें कामचोरी कहाँ से आई? फिर ज़ुबान चला रही है? तू कुछ ज़्यादा ही ज़ुबान नहीं चलाने लग गई आजकल? तेरे पापा जी को बोलती हूँ, तेरे बाप को ही फ़ोन लगेगा। वो तुझे लेकर जाएगा तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मम्मी जी, प्लीज़, इसमें मेरे पापा का नाम कहाँ से आ गया, जो आप बात-बात पर मेरे पापा को घसीट लेती हैं? हाय! ज़ुबान तो देखो इसकी कितनी कैंची की तरह चलती है, अभी बताती हूँ तुझे। सुमित्रा जी ता-ता नाते हुए कमरे में गई और रचना की मम्मी को फ़ोन लगाया। नमस्ते समधन जी, ज़रा अपनी बेटी को समझाइए। ये बच्चे का बहाना बनाकर महारानी कमरे में बैठी आराम कर रही है। हमारे आगे ज़ुबान लड़ाती है सो अलग। हमारे घर में ये बदतमीज़ी नहीं चलेगी। लेकर जाइए इसे यहाँ से। रचना दूसरे कमरे में खड़ी ये सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजा, उसकी माँ का कॉल था। हाँ माँ, बेटा ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? सुमित्रा जी का फ़ोन आया था, बहुत गुस्से में थी। बेटा तू जानती है ना, तेरे पापा का दिल कमज़ोर है। उनका बीपी फिर से बढ़ गया बेटा, थोड़ा सह लिया करना। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रचना का दिल भर आया और वो जोर से रोने लगी। कुछ दिनों बाद अब रचना ने बिल्कुल चुप रहना सीख लिया था। वो अपनी सास को कुछ भी नहीं बोलती थी। उसकी सास उसे कुछ भी सुनाती, वो चुप ही रहती। एक दिन उसकी सहेली दीपा का उसे फ़ोन आया। कैसी है रचना? आज आवाज़ बड़ी थकी हुई लग रही है। दीपा, मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं जवाब देना बिल्कुल बंद कर दूँगी। ये क्या पागलपन है? चुप रहने से तो वो लोग तुझे और दबाएँगे। दबाने दो ना दीपा। अगर मैं एक शब्द भी बोलती हूँ तो वो सीधा माँ को फ़ोन कर देते हैं। माँ घबरा जाती है, पापा बीमार हो जाते हैं। मैं अपने माता-पिता की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। रचना तू सही नहीं कर रही है। तेरे सास-ससुर बातों का तिल का ताड़ बनाते हैं और वो तुझे दबाएँगे और तू दबती जाएगी। रचना अपने कमरे में बैठकर दीपा से अपने फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी सुमित्रा जी वहाँ से निकली। उन्होंने दरवाजे पर कान लगाकर सारी बातें सुन ली। सुना आपने? अपनी सहेली से कह रही थी, हम उसे दबाते हैं, जैसे हम तो यहाँ ज़ुल्म कर रहे हैं उस पर। अरे ये तो हद हो गई भई। खाती हमारे घर का और गाती कहीं और का है। आने दो राजेश को, इस बार तो इसको इसके मायके ही भेज देंगे। 3 दिन बाद शाम का वक़्त था। पायल बाहर आंगन में खेल रही थी। हल्की शाम की धूप खिली थी। रचना, इस बच्ची को धूप में क्यों झोंक दिया? तुझे ज़रा भी अकल नहीं है क्या? मम्मी जी, हल्की शाम की धूप है। डॉक्टर ने कहा था ताज़ी हवा और थोड़ी धूप इसके लिए अच्छी रहेगी। डॉक्टर ने बोला। जब से राजेश गया है, तूने खुद को ही डॉक्टर समझ लिया है। तू हमारी एक बात नहीं मानती। बहुत हो गया। तो अभी इसी वक़्त अपने मायके जा और वहीं रह। शायद वहाँ जाकर तेरी अकल ठिकाने आए कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल यहाँ से। बिल्कुल सही। जब अपने पीहर की सूखी रोटियाँ खाएगी ना, तब यहाँ की कदर समझ में आएगी। रचना के हाथ जो काम कर रहे थे वो अचानक रुक गए।
उसने अपने बच्चों आर्यन और पायल को देखा जो सहमे हुए अपनी माँ का चेहरा देख रहे थे। रचना धीरे से मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो पहली बार झुकी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई। एक बात पूछूं आप दोनों से, क्या आप लोगों ने मुझे बाजार से खरीदा हुआ कोई माल समझ रखा है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला या आपकी पसंद का नहीं हुआ तो आप वापस कर दोगे? क्या मैं किसी वारंटी में हूँ या कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा है यहाँ? ये ये क्या बकवास कर रही है तू? नहीं पापा जी, आज मुझे बोलने दीजिए। 7 साल से मैं इस घर की नींव बनी हुई हूँ। हर सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। और बदले में मुझे क्या मिलता है? हर छोटी बात पर मायके भेजने की धमकी। क्या मेरी अपनी कोई गरिमा नहीं है? तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है? मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ मम्मी जी। मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। और सुन लीजिए, आज के बाद मुझे मायके भेजने की धमकी मत दीजिएगा क्योंकि अब मैं खुद ही जा रही हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी और रमेश जी के मुंह खुले के खुले रह गए। माँ! चलो आर्यन, चलो पायल, अपना सामान उठाओ, हम जा रहे हैं। अच्छा, तो अब धमकी भी दे रही है हमें जाने की। अरे जा, जा, जा अपने मायके, तेरी ज़रूरत नहीं है हमें, सारी अक्ल और गर्मी निकल जाएगी वहाँ। अरे कहाँ जा रही है? रुक! आप ही ने कहा ना मम्मी जी, जा अपने मायके, तो बस आपकी बात मान रही हूँ। रचना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गेट बंद हुआ और वो अपने बच्चों के साथ बाहर निकल गई। 15 दिन बीत चुके थे। रचना अपने मायके में थी, जहाँ आर्यन और पायल नाना नानी के साथ खुश तो थे, लेकिन रचना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। ये शांति डर की नहीं बल्कि एक बड़े तूफान के बाद के ठहराव की थी। उधर शर्मा परिवार के घर में सन्नाटा पसरा था। सुमित्रा जी और रमेश जी हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखते थे। 15 दिन हो गए सुमित्रा, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं। ज़रा भी फ़िक्र नहीं है इसे कि यहाँ हमारा क्या हाल हो रहा होगा। अरे आने दो उसे। राजेश आजकल में आता ही होगा। वो हमारा बेटा है, उसे पता है कि माँ-बाप की इज़्ज़त क्या होती है। देखना वो खुद उसे खींच कर लाएगा और अकल ठिकाने लगाएगा। बिल्कुल सही। बेटे को सब सच-सच बताएँगे, उसे भी तो पता चले कि उसकी पीठ पीछे ये कितना सिर चढ़ जाती है। 2 दिन बाद राजेश अपना टूर खत्म करके घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसे एक अजीब सा खालीपन का एहसास हुआ। बच्चों का शोर नहीं था। माँ आर्यन कहाँ है? पायल भी बाहर नहीं दिख रही है। सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई, चेहरे पर बनावटी उदासी लिए। आ गया बेटा? बहुत थक गए होगे, बैठ मैं पानी लाती हूँ। माँ रचना और बच्चे कहाँ हैं? घर इतना चुप क्यों है? अरे बेटा, 15 दिन से वो तो अपने मायके में जाकर जम गई है। ज़रा सी बात क्या बोल दी, उसने तो जैसे महाभारत ही छेड़ दी। हाँ बेटा, हम सास-ससुर हैं, अगर कभी टोक दिया तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारे आगे ज़बान लड़ाती है, उल्टा बोलती है और देखो बिना पूछे बच्चों को लेकर चली गई। 15 दिन से? और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तो काम पर था ना बेटा, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। पर अब तू आ गया है, उसे फ़ोन कर और समझा कि ये घर है, कोई होटल नहीं जहाँ जब मन किया चली गई। राजेश खामोश रहा। रमेश जी और सुमित्रा जी के चेहरों पर उम्मीद थी कि बेटा उनका पक्ष लेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। राजेश ने रचना का नंबर डायल किया। हाँ। रचना मैं घर पहुँच गया हूँ। ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम 15 दिन से मायके में क्यों बैठी हो? राजेश, तुम्हें सच में नहीं पता या तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रहे हो? नहीं रचना, माँ-पापा ने जो बोला वो मैंने सुना, पर मैं अब तुमसे सब कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूँ। शुरू से बताओ आखिर हुआ क्या है? रचना कुछ देर चुप रही। फिर उसकी आवाज में 7 साल का जमा हुआ दर्द बह निकला। राजेश, तुम जब भी टूर पर जाते हो यहाँ का माहौल बदल जाता है। हर छोटी छोटी बात पर ताने। बच्चा बीमार है तो काम चोरी करती हो, बच्चों का शोर क्यों है? मेरा 10 मिनट के लिए बाहर जाना सुन बन जाता है। माँ कह रही थी कि तुम बिना बताए बाहर गई थी। राजेश, आर्यन के स्कूल की पैंट फट गई थी, अगले दिन उसका स्कूल था, तुम घर पर नहीं थे। माँ पापा सो रहे थे, 10 मिनट की बात थी। क्या मुझे इतनी सी भी आजादी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये सब होता है, तुम्हारी माँ मेरी माँ को फ़ोन कर देती है और एक ही बात की धमकी देती है, "ले जाओ इसे यहाँ से।" मेरी माँ घबरा जाती है, पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उनकी सेहत के लिए मैंने जवाब देना भी बंद कर दिया था। जवाब देना बंद कर दिया था? हाँ, सोचा चुप रहूँगी तो शांति रहेगी, लेकिन मेरी चुप्पी को उन्होंने मेरी कमज़ोरी समझ लिया। रोज़ की किच-किच और हर बार वही धमकी, "जा अपने मायके, अकल ठिकाने आएगी।" उस दिन पायल को बुखार था और पापा जी ने वही धमकी दी। तब मैंने पूछा उनसे, क्या मैं बाज़ार का माल हूँ, वारंटी में हूँ, एक्सचेंज ऑफ़र हूँ? मैं एक जीता-जागता इंसान हूँ राजेश, और उस दिन मेरा सब्र टूट गया। राजेश फ़ोन थामे चुपचाप सुनता रहा।
उसे एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में रचना किस कदर घुट रही थी। राजेश, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हर महीने तुम 15 दिन बाहर रहते हो और उन 15 दिनों में जो मुझ पर बीती है वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अब उस अपमान के साथ नहीं रह सकती। रचना, अब मुझे समझ में आ गया है। तुम बस कल का इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। राजेश कमरे से बाहर आया। सुमित्रा जी और रमेश जी हॉल में बैठे थे, मानो किसी फैसले का इंतजार कर रहे हो। बात हुई? कब आ रही है वो? राजेश उनके सामने बैठ गया। माँ, पापा, मैंने रचना से पूरी बात की और आज पहली बार मैंने उसकी आंखों से देखा है कि इस घर में मेरे पीछे क्या हो रहा है। तो उसने अपनी गलती मानी? हम बड़े हैं, हमारी इज्जत होनी चाहिए। पापा, इज्जत एक तरफा नहीं होती। सम्मान दिया जाता है तो मिलता भी है। रचना 10 मिनट के लिए बच्चे की जरूरत के लिए बाहर गई थी। क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि उसे हर रोज जलील किया जाए? क्या उसकी माँ को फोन करके डराना सही था? तू तू अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है? हमारे खिलाफ? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं माँ। मैं बस इंसानियत की बात कर रहा हूँ। रचना इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चों की माँ है। वो कोई बाजार से खरीदा हुआ सामान नहीं है जिसे आप जब चाहे वापस भेजने की धमकी दें। राजेश, ये तू क्या बोल रहा है? हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पापा, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, लेकिन सुन लीजिए, अगर इस घर में मेरी पत्नी को एक इंसान का सम्मान नहीं मिल सकता तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। जहां रचना को सम्मान मिलेगा मैं वहीं रहूंगा। कल सुबह मैं रचना को लेने जा रहा हूँ और अगर वो वापस आएगी तो अपनी शर्तों पर और अपनी इज्जत के साथ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी और रमेश जी अवाक रह गए। राजेश उठा, अपना फोन उठाया और रचना को मैसेज किया, कल सुबह आ रहा हूँ। घर वापस आने के लिए नहीं, एक नई शुरुआत।